औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक है, और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सॉल्युबिलिटी, और ये किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो सोल्यूशन में सल्यूट किस तरह मतलब डिज़ोल्व होता है या उसकी सॉल्युबिलिटी किन चीज़ों पे असरअंदाज होती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अहम है। और फिर अगर हमारे सामने सोडियम क्लोराइड का मतलब सोल्यूशन रखा जाता है, ट्रू सोल्यूशन है हमारे सामने रखा जाता है, और हमसे कहा जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब कितना सल्यूट इसमें डिज़ोल्व हुआ है या इस सोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, तो उसके लिए भी यह हमें कहा जाए कि मतलब यह है कि जितना सल्यूट इसमें डिज़ोल्व हुआ है तो आप इसका परसेंटेज निकालें, उसके लिए भी अहम है। या वो कौन से रिएक्शंस है या मतलब सॉल्ट्स है जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, किसी की डिक्रीज होती है। या जनरली हमारे सामने हमसे एक सवाल किया जाए कि अगर हम जिस तरह ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी, कोका कोला वगैरह, तो अगर हम ढक्कन रिमूव कर ले और वहाँ से वो बुलबुले बनते हैं, ठीक है, एफरवेसिन जो होते हैं वो कहाँ से मतलब आते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस है कि आज के टॉपिक को पढ़ने से आपके ये मतलब इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। या आपके सामने कहा जाए कि सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट है, इसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ तक इंक्रीज होती है और फिर उसके बाद डिक्रीज होती है, तो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट। तो ये कुछ सवालात है कि जिनके जवाबात को ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम सॉल्युबिलिटी को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी इन फैक्ट। सॉल्युबिलिटी हमारे पास के द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व, the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent or solution is called solubility of that substance, ठीक है, कि ये कितना डिसॉल्व हुआ है तो इसको हम उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब ये आपके मतलब किस तरह आपको ये समझेंगे, तो यहां पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ये एक ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है, और इसका जो रिएक्शन होता है आइसोथर्मिक होता है, टेम्परेचर का कोई रोल उसमें नहीं होता, इसके डिसोल्यूशन के लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डू यू नो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास कितना सोडियम क्लोराइड जो है ना 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व होता है। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 35.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ये डिसॉल्व होता है कितने में, 100 ग्राम ऑफ H2O में। मतलब यह है कि अगर हम यहां पे एक बीकर ले लें, ठीक है, और इस बीकर में सपोज करें आपने जो है ना वो ये 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है, टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है, लेकिन कितना सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये डिसॉल्व होता है 35.7 ग्राम। ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास NaCl है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। नहीं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन, टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि अगर अब आप ज्यादा करेंगे तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो आप इस 35.7 ग्राम से ज्यादा भी इसमें सल्यूट डिसॉल्व कर सकेंगे। लेकिन फिर वो टेम्परेचर जब जहां पे आ जाएगा रोल, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं, तो आप फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, तो वो सॉल्युबिलिटी के लिए फिर नहीं है, वो तो आपने उसको कंसंट्रेशन मतलब मजीद आपको जरूरत है तो आपने टेम्परेचर के बेस पे ऐड किया।
नॉर्मल कंडीशन पे या रूम टेम्परेचर पे आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं। क्या बनाएं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आपके पास जितना, वहां पे हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो अगर हम कहें कि सॉल्युबिलिटी, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो वी कैन से कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्या है, वो हमारे पास बन रहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो वो है 35.7 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है। अब परसेंटेज सॉल्युबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज सॉल्युबिलिटी, तो ये हमारे पास है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई विद 100। अब सपोज करें ये हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है, तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो 35.7 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई विद 100, तो इसको क्रॉस करें तो आपके पास ये जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 35.7% है। कितना है सोडियम क्लोराइड का ये सोल्यूशन? 35.7 है। एग्जैक्टली इस तरह अगर हम यहां पे कहें कि हमने 10 ग्राम शुगर डाल दिया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, तो आप जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो 10% सोल्यूशन होगा शुगर का। एग्जैक्टली इस तरह 20 ग्राम अगर आप डालेंगे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो वैसे भी वहां पे क्रॉस हो जाएगा परसेंटेज के वैल्यू के साथ। तो लिहाजा ये आपके पास आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या है और फिर इसका परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स पे जाने से पहले हमारे लिए सॉल्युबिलिटी का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सॉल्युबिलिटी तो ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। उनका इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, उतने आपके पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें मेन फैक्टर आपका आ रहा है नेचर ऑफ द सोल्यूट, नेचर ऑफ द सोल्यूट। तो वो फैक्टर्स, अब यहां पे आप लिख लें कि फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि वो कौन सा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये सॉल्युबिलिटी किसकी? फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट। ठीक है, कि सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स के साथ इफेक्ट होती है। तो ये हमारे पास देयर आर 3 फैक्टर्स, देयर आर मेन 3 फैक्टर्स। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? सो द नंबर 1 इज अ नेचर ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये सबसे पहले फैक्टर है। ठीक है, कि ये सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। अब ये सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है? तो अगर आपने सुना होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, सोल्यूट ऑर्गेनिक है, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक है, तो ये स्टेबल सॉल्यूशन है। क्या है? स्टेबल सॉल्यूशन और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। सेकंड, अगर हम कहेंगे कि सोल्यूट हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है, इनऑर्गेनिक है, और सॉल्वेंट भी हमारे पास इनऑर्गेनिक है, तो बिल्कुल सारी यही प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होगी? यही प्रॉपर्टीज होंगी। बट
अगर हमारे पास सॉल्यूट इनऑर्गेनिक है, अगर हमारे पास सॉल्यूट इनऑर्गेनिक है एंड सॉल्वेंट ऑर्गेनिक है, तो मिनिमम सॉल्युबिलिटी किस तरह, जिस तरह सोडियम क्लोराइड को हमने डिसॉल्व किया है यहां पे इस वाटर में, ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड को, इसी तरह अगर हम यही सोडियम क्लोराइड उठाएं और उसको यहां पे, मतलब यह है कि सपोज करें कि यहां पे हमने बीकर लिया है, इसमें हमारे पास ये जो है ना वो क्या है, H2O, सॉरी, ये हमारे पास सपोज करें अल्कोहल है, ठीक है, ईथर है, केरोसिन ऑयल है, अगर ये हमारे पास ये चीजें हैं और इसमें आपने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया तो इसकी डिसोल्यूशन बहुत कम होगी या नहीं होगी। क्यों? यहां पे सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं उसके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जो इंटरेक्शन होते हैं, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती सॉल्वेंट पार्टिकल्स की कि वो उसको डिसोसिएट करें और अपने अंदर डिसॉल्व करें, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का जो मैकेनिज्म होता है उसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पहले स्टेप में डिसोसिएट करते हैं, फिर हर एक पार्टिकल को ये मतलब सराउंड कर लेते हैं और उसकी डिसोल्यूशन करते हैं। तो यहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है, इतना पोटेंशियल उसमें नहीं है कि वो सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसोसिएट करके उसको अपने अंदर डिसॉल्व करे। दैट्स व्हाई अगर सोडियम क्लोराइड के मतलब वहां पे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वाटर में अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिसॉल्व हो रहा है तो यहां पे उसकी जो है ना सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। इवन आप टेम्परेचर भी दे तो उसकी सॉल्युबिलिटी वहां तक नहीं पहुंच सकती जितनी उसकी वाटर में थी। ठीक है, इसके मैं एंड में आपको कुछ वो दिखा भी दूंगा कि मतलब किस तरह का ये होता है फिनोमेना, कुछ और भी एग्जांपल इसके साथ मैं दे रहा हूं। लेकिन यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट अगर आप ले ले, सॉल्यूट अगर आप ऑर्गेनिक ले ले और उसको इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दे तो किसी हद तक सॉल्युबिलिटी मतलब हो सकती है। लेकिन अगर सॉल्यूट आपके पास इनऑर्गेनिक हो, सॉल्वेंट आपके पास ऑर्गेनिक हो, तो सॉल्यूट इनऑर्गेनिक का जो पोलर मतलब उसकी जो पोलर नेचर होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करना, उन पार्टिकल्स को डिसोसिएट करना, ये बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा आपने ये याद रखना है, ठीक है, कि मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो कुछ हद तक डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता या बहुत कम होता है। और अगर दोनों का नेचर सेम है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है ना वो मैक्सिमम होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे इस पे थोड़ा सा काम करें। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स के ये डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हमारे पास होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे असरअंदाज होती है। मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे कुछ सॉल्यूट ले लें और उसको मुख्तलिफ सॉल्वेंट में ले लें तो उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब कम या ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, तो जो बात मैंने आपसे कही थी कि लाइक डिसॉल्व लाइक वाली, तो वो आपको मतलब पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स पे ही हम मतलब काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स इन सॉल्वेंट्स, concentration of various solutes in solvents। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला हम अगर मतलब यह है कि अमोनियम नाइट्रेट को ले लें, ठीक है, तो 820 डिग्री सेंटीग्रेड in 100 ग्राम ऑफ water, only 192 gram of ammonium nitrate dissolved to make saturated solution। saturated solution ये हमारा पहला हो गया है। ठीक है, अब देखिए 100 ग्राम में हमारे पास कितना आ रहा है, उसका 192 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? 192 ग्राम आ रहा है। और किस पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन सेकंड स्टेप में एट सेम टेम्परेचर इन सेम 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास 6.5 ग्राम ऑफ HgCl2 डिसॉल्व हो रहा है। कितना? 6.5 ग्राम HgCl2 हमारे पास डिसॉल्व हो रहा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर 820 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द थर्ड वन कि हमारे पास 8.4 × 10⁻⁻⁴ ग्राम
अब व्हाट, ये हमारे पास आ रहा है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या AgBr in 100 ग्राम ऑफ H2O एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए पहले वाले की सॉल्युबिलिटी देखें, सेकंड की सॉल्युबिलिटी देखें और थर्ड की सॉल्युबिलिटी देखें, कितना इस पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा इस पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब हम अगर मतलब यह है कि सॉल्वेंट हमने चेंज किया, ये तो हमने तीनों के लिए क्या लिया हुआ था, तीनों के लिए हमने लिया हुआ था वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग सॉल्वेंट, चेंजिंग सॉल्वेंट। अब हमने ले लिया क्या, इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को अब हमने ले लिया। अब इथाइल अल्कोहल को लेने के बाद हम फिर सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। सो केस 1 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास मर्क्यूरी क्लोराइड कितना होता है, 47.6 ग्राम ऑफ HgCl2 इन 100 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब देखिए यहां पे सॉल्युबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो गई है, वहां पे ये हमारे पास कितनी थी 6.5 ग्राम और यहां पे कितनी है 47.6 ग्राम। और सेकंड हम देख लेते हैं कि केस 2 ओनली 3.4 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन 100 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें तो इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें, ठीक है, एग्जैक्टली इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें, तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी का फर्क आ रहा है। क्या रहा है, सॉल्युबिलिटी का फर्क आ रहा है। तो यहां पे सॉल्यूट का नेचर डिपेंड करता है और सॉल्वेंट का नेचर डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर डिफरेंट है एक दूसरे से तो सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी। ठीक है, यहां पे ये आपका जो है ना वो कंक्लूजन है और आपने ये सारा जो डिबेट है आप लाइक डिसॉल्व लाइक में उस जो थीम है जो स्टेटमेंट है उस पे कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे अब आप ये इसको मतलब ये है कि वो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब हम सेकंड फैक्टर पे जा रहे हैं, प्रेशर पे। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज प्रेशर। अब आप कहेंगे कि सर प्रेशर का तो लिक्विड के ऊपर कोई रोल नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहां पे बहुत सारे बुक्स में तो आपको यही देखने को मिलेगा कि प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि प्रेशर का इस पे कितना इफेक्ट होगा। तो प्रेशर का इस पे बेसिकली इफेक्ट बहुत कम होता है। किन चीजों पे, ये लिक्विड पे, कि मतलब अगर हमारे पास सब्सटेंसेस जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में है, इफ द सॉल्यूट इफ द सॉल्वेंट आर इन अ लिक्विड फॉर्म, अगर हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट आर इन लिक्विड फॉर्म, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज अ मिनिमम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज अ मिनिमम। अब ये क्यों मिनिमम है, क्योंकि लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई सच इतना रोल होता नहीं है। लेकिन अगर यहां पे हम इसमें डाल दें कि हेनरी लॉ को अगर हम यहां पे डिस्कस कर ले और उसको टच देना यहां पे जरूरी है, तो हेनरीज लॉ को अगर हम यहां पे देखें तो हेनरी लॉ के मुताबिक इसमें कुछ हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं। और वो चेंजेस क्या है, पहले हम हेनरी लॉ को डिस्कस कर लेते हैं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम, यहां पे आप इसको कर ले कि एट, ये उसका स्टेटमेंट है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी। अब ये किस चीज की सॉल्युबिलिटी है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ऑफ अ गैस इन अ गिवन, ऑफ अ गैस इन अ गिवन
वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किस चीज का होगा? तो ये वॉल्यूम हमारे पास लिक्विड का होगा। आप लिक्विड, ठीक है। So at a constant temperature the solubility of a gas in a given volume of liquid is directly proportional. क्या है? Is a directly proportional। अब ये दोनों की प्रोपोर्शनलिटी है, किन की? हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी है जो हमें सर्टेन लिक्विड दिया गया है उसके अंदर, तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड, टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर लिक्विड। अब मैं इसको आपको समझाता हूं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, अगर ये हमारे पास मतलब ये है कि लिक्विड है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। अब इसमें जो प्रेशर, ये मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका जो प्रेशर होगा इसका हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ये इन दोनों का, इस लिक्विड के ऊपर जो इनका प्रेशर होगा, ये वो पार्टिकल है इसके प्रेशर के, सपोज करें ये, और जो आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं लिक्विड के, जो पार्शियल प्रेशर होता है। अब ये लिक्विड है, इसमें एक कंपोनेंट है या टू कंपोनेंट्स है, उसके पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली रिलेशन होता है जो कि प्रेशर हम ऊपर से इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म आपको बता दूं हेनरी लॉ का, ठीक है। तो अगर आपको मतलब यह है कि किसी न्यूमेरिकल वगैरह या उसमें आ जाए तो फिर आपको पता हो। मैथमेटिकली हेनरी लॉ क्या है कि मास m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, सो m इज इक्वल टू k p एंड k इज इक्वल टू m बाई p। अब k क्या है? k हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है हेनरी लॉ का। अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी क्या है? तो एग्जाम्पल आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को देखा होगा। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का आप देखें तो हमारे पास 3 to 5 atm पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे CO2 डिसॉल्व किया जाता है किस चीज में? इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या है? तो ये मतलब ये है कि पेप्सी हो गया प्लस कोका कोला हो गया, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, और भी आप मतलब ये कि फिर इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये अब बहुत हाई प्रेशर है, इस पे हम CO2 डिसॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम वहां पे ढक्कन रिमूव कर लेते हैं, ये बॉटल्स के कोका कोला या पेप्सी वगैरह का, आप जब ढक्कन रिमूव कर लेते हैं, उसका जो कॉक है उसको रिमूव कर लेते हैं, तो वहां पे जो है ना वो बुलबुले बन जाते हैं। अब ये इस बुलबुलों को हम क्या कहते हैं? एफर्वसीन। क्या कहते हैं? एफर्वसीन। ये हमारे पास क्या हो जाता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस। अब क्यों? ढक्कन रिमूव करने से ये जो 3 to 5 atm पे हमने मोस्टली 4 atm पे किया जाता है, लेकिन कंपनी टू कंपनी में भी वेरी कर जाए। लेकिन जैसे ही हम वो ढक्कन रिमूव कर लेते हैं तो वहां पे प्रेशर डायरेक्टली 1 एटमॉस्फेरिक पे आ जाता है। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है 3 to 5 atm पे हुई है, और आपने डायरेक्टली प्रेशर को 1 atm पे आप लेके आए हो, तो डेफिनेटली वहां पे जो एक्स्ट्रा गैस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेशर डिसॉल्व किया गया है वो बाहर निकलना शुरू होगा। इसको हम ओ एक्सिस इंग्रेडिएंट कहते हैं। ये बिल्कुल उस तरह है, आप इसको इस तरह कंसीडर कर लें कि जिस तरह हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। लेट्स सपोज हमने जो है ना वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वी कैन से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 ग्राम आप शुगर को जो है ना वो डिसॉल्व किया है वाटर में, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमने डिसॉल्व किया है। अब
सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बना दिया, लेकिन जब ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पे डिसॉल्व हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास पीपीटीज बनना शुरू हो जाएंगी। ये ठीक है, या प्रेशर की गैस में इसके पीपीटीज तो नहीं बनेंगे, ये एफर्वेसिन के थ्रू जो है ना वो बुलबुले बन जाते हैं। आपको वो कूलिंग इफेक्ट भी, मतलब आप अगर हाथ रख के फेस के सामने एक कूलिंग इफेक्ट भी, लेकिन वो वहां से इवापोरेट हो जाते हैं। तो ये जो प्रेशर के ऊपर सॉल्युबिलिटी का मतलब इंक्रीज किया गया था, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। क्या है उसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे ही हमने प्रेशर को 1 atm पे लेके आए तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है ना इसकी कम हुई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये प्रेशर का इफेक्ट था। इसके बाद मैं आपको करवाता हूं टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट मतलब अहम है, वो इस लिहाज से अहम है कि उसमें मतलब डिफरेंट केसेस हमारे पास आते हैं। हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं, हमारे पास आइसोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपको पता है कि जिसके लिए हमारे पास क्या होगा, डेल्टा H जो है ना पॉजिटिव होता है हीट ऑफ सोल्यूशन। एक्सोथर्मिक के लिए हमारे पास ये नेगेटिव होता है। एनी हाउ मूव ऑन। सो थर्ड फैक्टर हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, तो मैंने कहा कि इसमें आपने 3 टाइप्स सिस्टम को डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन हमारे पास एंडोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? एंडोथर्मिक, जिसमें हमारे पास डेल्टा H सोल्यूशन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ए है। बी हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, जिसमें हमारे पास डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन ये नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। और सी हमारे पास होते हैं आइसोथर्मिक। ठीक है, आइसोथर्मिक के जिसमें हमारे पास डेल्टा H ऐसा ये न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ठीक है, अब हम इसमें मुख्तलिफ केसेस को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉल्युबिलिटी 0.1 एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। मैं इसका ग्राफ भी आपको एंड में दिखा देता हूं। ठीक है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी हमारे पास क्या होगी। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट increases with increasing temperature, ठीक है, and decreases with decreasing temperature। इट मीन के इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, ये देखें, सॉल्युबिलिटी आप पोटेशियम नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इट मीन कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो चलो ये मैं आपको जो है ना वो मतलब मैं ये आप पे छोड़ देता हूं। आप मुझे ये मतलब दिखाएंगे सर, हमने ये कमेंट में जब लिखेंगे तो आप मुझे बता देना कि ये आपने मिड लेक्चर में किया था या एंड में मैं ये आपको बताऊंगा कि ये क्या होगा, या जब मैं आपको मतलब वो पढ़ा दूंगा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर इसका आंसर आप लोगों खुद कर लेंगे। अच्छा, ये तो केस 1 हो गया। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में हमारे पास सीरियम सल्फेट है और लिथियम कार्बोनेट है। ठीक है, Ce हमारे पास क्या है, SO4 Ce2 SO4 3, हमारे पास एक ही सब्सटेंसेस है एंड लिथियम कार्बोनेट है। क्या है? लिथियम कार्बोनेट है। अब solubility increases with decreasing temperature। ठीक है, and decreases with increasing temperature। ये हमारे पास 2 फैक्टर है। तो इट मीन के solubility of these substances is inversely proportional to
टेम्परेचर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर हम टेम्परेचर को जो है ना वो डिक्रीज कर लेते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड द थर्ड केस, तो इसका भी आपको फिर आंसर देना, अगर उसका आप दे सके तो इसका फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। सॉल्युबिलिटी आप सोडियम सल्फेट डी का हाइड्रेट इंक्रीजेस अप टू 305.4 केल्विन, ये इंक्रीज होता है, एंड डिक्रीजेस एट 305.5 केल्विन। अब देखें यहां तक इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस टेम्परेचर पे डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये जो डीकाहाइड्रेट है, 10 वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस टेम्परेचर तक सर्वाइवल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर से हम मतलब 1 डिग्री हम ऊपर गए, 0.1 डिग्री, तो क्या किया, ये डीकाहाइड्रेट ये लॉस कर गया, और ये होता है सोडियम सल्फेट एट 305.5 केल्विन। सो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल इसने जो है ना वो लूज कर गए हैं। ये एनहाइड्रस, हाइड्रस फॉर्म से ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया। तो जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया तो डेफिनेटली इसकी सॉल्युबिलिटी नीचे आ गई है, कंसंट्रेशन इसका नीचे आ गया है। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हमारे पास क्या है, 305.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ऊपर जा रही है। लेकिन उस वैल्यू से एक वैल्यू भी जो है ना वो आगे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, ये हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। लिहाजा ये इसका थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, इसको अब आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसका आपको अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। ओके, सो नाउ हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और ये किस तरह, मतलब ये है कि ये जो इफेक्ट्स है इसको हम ग्राफिकली किस तरह शो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पे हम एक ग्राफ इस तरह ड्रा कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में। ठीक है, और ये सॉल्युबिलिटी आप, ये किस चीज की सॉल्युबिलिटी है, हम मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स को लेते हैं। किस चीज को लेते हैं, सॉल्ट्स को। तो ये ग्राम आप सॉल्ट इन 100 ग्राम आप वाटर। ठीक है, इसमें हम लेते हैं। तो यहां पे तो ये हमारा जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, अब इसको हम मतलब यह है कि चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का अगर हम देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास उसका कोई मतलब रोल नहीं होता। क्या, उसका कोई रोल नहीं होता, वो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन हमें देता है। टेम्परेचर के ऊपर उसका कोई रोल नहीं होता। फिर मैंने आपको सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट का बता दिया। तो ये सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट हमारे पास क्या है, ये देखें, इसकी सॉल्युबिलिटी यूं होती है फिर यूं हो जाती है। ये एक लेवल तक इंक्रीज हो जाता है और फिर ये डिक्रीज या नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास KCl है, टेम्परेचर के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह मतलब ये है कि KNO3 है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और एक हमारे पास जो है ना ये सीरियम सल्फेट है। क्या है, सीरियम सल्फेट है। इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स है कि जिनके सॉल्युबिलिटी का हमारे पास रोल डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैं आपको डायग्रामेटिकली जो है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर बता देता हूं। अगर आपने ये ड्रॉ किया है ग्राफ, तो इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं। या चलो मैं यहां पे कि सॉल्युबिलिटी
of different substances at different टेम्परेचर। मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस का मुख्तलिफ किस्म के टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या होता है। तो यहां पे हम ले लेंगे जो है ना वो सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हम मुख्तलिफ वैल्यूज पे ले लेते हैं, मतलब ये कि 273 केल्विन पे, 283 केल्विन पे, 293 केल्विन पे, 303 केल्विन पे, 313 केल्विन पे एंड 323 केल्विन पे। ये मुख्तलिफ वैल्यूज पे हम सॉल्युबिलिटी को चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है। अब पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, तो इस पे ये है हमारे पास 13.1, ये इतने ग्राम डिजोल्व हो रहे हैं। इस पे हमारे पास है 20.9, इस तरह हमारे पास 31.6, 45.6, 63.9, 45.6, 63.9। ये मतलब देखिए ग्रेजुअली इसकी सॉल्युबिलिटी में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, और वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो इट मीन कि ये कौन सा रिएक्शन है, वही क्वेश्चन मैं अब एंड में आपसे पूछूंगा, ठीक है। जो सॉरी आंसर मैं आपसे लूंगा। यही क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में भी किया था कि क्यों इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सेकंड हमने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। इसके सॉल्युबिलिटी का क्या रोल होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास है 31.2, इस पे आ रहा है। सेकंड पे हमारे पास आ रहा है 33.5। अब देखें इसमें भी आपको एक चेंज नजर आ रहा है। देखिए 36.4, 40.4, ये देखिए आपके पास एक ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। 46.1, 52.2, ठीक है। ये वो इंक्रीज है। या सिल्वर नाइट्रेट को आप ले लें, तो अब सिल्वर नाइट्रेट की हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या है, ये 122, ठीक है। 170, 222, ये 170, 222, 300। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, 376 एंड 455। अब देखिए ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी का जो चेंज आ रहा है ये बहुत ज्यादा है। क्या है? ये बहुत ही हमारे पास ज्यादा आ रहा है। सो नाउ अब इसका जो है ना वो मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, या चलो मैंने कहा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच एस ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये केस 1 हो गया। केस 2 हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच एस ये होता है नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और थर्ड हमारे पास है आइसोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसके लिए डेल्टा एच एस ये न्यूट्रल है, ठीक है, ना हाई ना लो। तो यहां पे solubility is not affected, ठीक है। solubility is not affected। अब ये हमारे पास एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक है। ये भी एंडोथर्मिक है और ये भी एंडोथर्मिक है कि solubility हमारे पास इंक्रीज हो रही है। इसमें से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप लोग फिर खुद निकाले, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्युबिलिटी एंड हीट ऑफ सॉल्यूशन पे थोड़ा सा मतलब बात कर लेता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि सॉल्युबिलिटी और हीट ऑफ सॉल्यूशन का क्या आपस में रिलेशन है। तो देखिए हीट ऑफ सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं कि हीट ऑफ सॉल्यूशन हम डिटरमाइन करते हैं कि किसी सिस्टम से कितना हीट इवॉल्व होता है या कितना हीट वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। देखिए सॉल्युबिलिटी and heat of solution, ठीक है। so heat of solution can be determined by the amount of heat evolved or absorbed. Heat of solution is the amount of heat
evolved are absorbed। ये दोनों केसेस हो सकते हैं, evolved भी हो सकता है और absorb भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास, चलो हम इसका एक रिएक्शन से एग्जांपल कर लेते हैं तो फिर आपको मतलब ये है कि इजी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सपोज करते हैं 2 रिएक्शन है। क्या है? 2 रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में आ रहा है और वाटर के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। इसका हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। ये सोल्यूशन बन रहा है और डेल्टा HS ये क्या है? ये पॉजिटिव है। हीट ऑफ सोल्यूशन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। सेकंड में हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, सोल्यूशन बन रहा है। इसके लिए डेल्टा HS क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। अब फर्स्ट केस में अगर हम इस केस को देखेंगे, सो द solubility increases with increasing temperature, और solubility decreases with decreasing temperature। ये इसका हो गया। इसका अब देखें, solubility increases with decreasing temperature और solubility decreases with increasing temperature। ठीक है, ये इसका वो कंक्लूजन है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंडोथर्मिक केस है। अगर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है तो ये एक्सोथर्मिक है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसका मतलब उलट दोनों का होगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा आपके पास इंक्रीज होगा। तो ये लिहाजा इसके लिए है। तो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी एंड द फैक्टर्स इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख लें, कोई कंफ्यूजन है तो लिख लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि करेक्ट आंसर से रिस्पॉन्स कर सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।